नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रपति के रूप में पहले दिन श्री डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी के एक मैदान में समर्थकों के सामने मंच पर एक कार्यकारी आदेश या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य अनुचित एक तरफा पेरिस जलवायु समझौते को तोड़ना है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को लिखे एक पत्र पर भी हस्ताक्षर किए, जिसमें ये सूचना दी गई कि अमेरिका इस एग्रीमेंट से बाहर निकल रहा है। ये वो एग्रीमेंट था जो जलवायु संकट के सबसे बुरे प्रभावों को कम करने के लिए दुनिया का सबसे मुख्य प्रयास था। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, वी विल ड्रिल बेबी ड्रिल। नए राष्ट्रपति ने यह भी वादा किया कि अमेरिका तेल और गैस की खोज के एक नए युग की शुरुआत करेगा। उन्होंने दर्शकों से कहा, हम कीमतें नीचे लाएंगे, अपने राजनीतिक भंडार को फिर से भर देंगे, बिल्कुल शीर्ष पर, और पूरी दुनिया में अमेरिकी ऊर्जा का निर्यात करेंगे। हम फिर से एक समृद्ध राष्ट्र बनेंगे और ये हमारे पैरों के नीचे का तरल सोना है जो ऐसा करने में मदद करेगा। आखिर ये पेरिस जलवायु समझौता क्या है? 2015 में 190 से अधिक देश पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन या यूएन क्लाइमेट समिट में एकत्र हुए और ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और अगर हो सके तो 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट या द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के रूप में जाने जाने वाला अनुमोदन किया। आइए इस ग्राफ और कर्व्स के माध्यम से पेरिस समझौते के महत्व और उद्देश्य को समझें। सबसे ऊपर है प्री पेरिस पाथवे। 2014 में पेरिस जलवायु समझौते से पहले दुनिया सदी के अंत तक लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने की राह पर थी, जिसके परिणाम को व्यापक रूप से विनाशकारी के रूप में देखा गया था। उसके बाद है करंट पाथवे। आज स्वच्छ ऊर्जा में तीव्र वृद्धि के कारण मानवता ने एमिशंस कर्व को मोड़ना शुरू कर दिया है। वर्तमान नीतियां हमें 2100 तक लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की ओर ले जा रही है। एक बेहतर परिणाम, लेकिन फिर भी विनाशकारी। फिर है प्रतिज्ञा मार्ग या प्लेज्ड पाथवे। कई देशों ने उत्सर्जन में और भी तेजी से कटौती करने की कसम खाई है। अब तक वे ज्यादातर कागजों पर ही मौजूद हैं, लेकिन यदि राष्ट्र उन पर अमल करते हैं तो दुनिया संभावित रूप से 2100 तक कुल तापमान वृद्धि को 2 से 2.4 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर सकती है। फिर भी वैज्ञानिक और विश्व नेता तेजी से कह रहे हैं कि इतनी अधिक गर्मी भी जोखिम भरी है। वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सुरक्षित सीमा तक रोकने के लिए कहीं अधिक कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। यही सबसे नीचे की 1.5 डिग्री पाथवे है। 2020 से देश अपनी राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस एनडीसी के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक सक्सेसिव एनडीसी का उद्देश्य पिछले संस्करण की तुलना में हायर डिग्री ऑफ एम्बिशन को रिफ्लेक्ट करना है। आइए देखते हैं CO2 और तापमान में बदलाव का रुझान। इस ग्राफ में आप 2022, जो कि चमकीले बैंगनी बिंदु हैं, की तुलना में आई स्कोर डेटा, जो कि हल्की बैंगनी रेखा में है, के आधार पर पिछले 8 लाख वर्षों के लिए एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को पार्ट्स पर मिलियन में देख सकते हैं। उस पूरे समय में CO2 कभी भी 300 ppm से अधिक नहीं था, सिवाय 3 लाख से 4 लाख साल पहले के बीच, जो कि हल्का बैंगनी बिंदु है। पिछले 60 वर्षों में वृद्धि पिछले प्राकृतिक वृद्धि की तुलना में 100 गुना तेज है। वास्तव में जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर पिछले हिमयुग के अंत से वर्तमान तक की वृद्धि, जो कि डैश्ड पर्पल लाइन में है, वस्तुतः तात्कालिक या इंस्टेंटेनियस दिखती है।
औद्योगिक रूप से पहले के 8 लाख वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशंस और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स के रुझान एक दूसरे से अच्छी तरह मेल खाते थे। इस ग्राफ में औद्योगिक युग तक के 8 लाख वर्षों के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और तापमान के बीच घनिष्ठ संबंध को देखा जा सकता है। पिछले 2000 वर्षों में वैश्विक सतह के तापमान में प्री इंडस्ट्रियल पीरियड की तुलना में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। 1850 के बाद से सभी क्षेत्रों से वैश्विक CO2 उत्सर्जन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा फॉसिल फ्यूल की खपत, जिसमें तेल और गैस शामिल हैं, और इंडस्ट्रियल एमिशंस में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुआ है। एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन और अन्य लैंड यूज चेंजेस दूसरे सबसे बड़े योगदानकर्ता रहे हैं। अमेरिका अब ईरान, लीबिया और यमन के साथ पेरिस वैश्विक समझौते से बाहर के एकमात्र देशों में शामिल हो जाएगा। ट्रंप ने अमेरिका के तेजी से बढ़ते फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री पर सभी सीमाएं हटाने का भी वादा किया है। पिछले एक दशक में अमेरिका पहले से ही तेल और गैस उत्पादन और निर्यात में वृद्धि देख रहा है। तेल और गैस उत्पादन और गैस के निर्यात में अमेरिका अपने प्रतिद्वंदियों रूस और सऊदी अरब से बहुत आगे है। ये अपनी प्रतिस्पर्धियों के बाद तेल का सबसे बड़ा निर्यातक बनने की राह पर भी है। तो क्या पेरिस समझौते से अमेरिका के हटने का कोई दुष्परिणाम होगा? हाँ, अमेरिका की भूमिका मायने रखती है। चीन और अन्य देशों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में देखी गई और प्रत्याशित वृद्धि अमेरिकियों को उत्सर्जन कम करने के लिए बाध्य तो नहीं करती है। विशुद्ध रूप से भौतिक दृष्टिकोण से उत्सर्जन में कोई भी कमी भविष्य में तापमान वृद्धि को कम करने में मदद करती है। निष्पक्षता के दृष्टिकोण से संयुक्त राज्य अमेरिका ने अब तक दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देशों भारत और चीन की तुलना में अधिक हीट ट्रैपिंग गैसेस रिलीज की हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक लंबे समय तक जीवित रहने वाला ग्रीन हाउस गैस है, जो हजारों वर्षों तक पृथ्वी के वायुमंडल में रह सकती है। परिणाम स्वरूप अब तक हुई और सहस्त्राब्दियों तक जारी रहने वाली वार्मिंग की मात्रा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका अधिक जिम्मेदार है। धन्यवाद।